पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। इस डायलॉग का क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। पुष्पा वन तो लगभग सबने देखी होगी, लेकिन आज हम जानेंगे पुष्पा टू के बारे में, जो कि भरा हुआ है एंटरटेनमेंट, एक्शन और दमदार एक्टिंग से। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा टू मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक फुकुयामा पोर्ट से, जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं। लेकिन तभी एक कंटेनर क्रेन से नीचे गिरता है, तो उसमें लाल चंदन की लकड़ियाँ होती हैं। तभी लेबर्स अपने बॉस को बुलाते हैं और उनका बॉस आता है और कहता है कि चेक करो उस कंटेनर में और क्या है। तो उसमें एक आदमी भी होता है दोस्तों। वो लोग उसको उल्टा टांग देते हैं क्रेन से। तभी हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि पुष्पा राज है। पुष्पा जापान आया रहता है, वो भी चुपके से शिप्स के कंटेनर में छिप के। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उसने लाल चंदन ट्रांसपोर्ट किया होगा, लेकिन माल के बदले में पेमेंट उसको नहीं मिला होगा। और पुष्पराज अपने हक के पैसे कभी नहीं छोड़ता। तभी जापानी सब पुष्पा पे अटैक करने लगते हैं और फिर वो फाइट सीन भाई साहब जोरदार होता है जापानियों के साथ। और फिर तभी जापानी सब पुष्पा पे गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जाके पुष्पा को लग जाती है और पुष्पा सीधा समंदर में गिर जाता है। उसी टाइम पुष्पा के बचपन का फ्लैशबैक आता है, जब वो एक नदी से बॉल निकालने के लिए नदी में कूद गया होता है और वो उसमें डूबने लगता है। तभी भाई अचानक से पुष्पा की नींद खुलती है और पता चलता है कि पुष्पा सपना देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ के बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए रहते हैं जंगल में जाने के लिए, और उनमें से एक मजदूर जिसका नाम श्रीनू होता है, उसकी आज शादी होती है, लेकिन वो भी मजदूरों के साथ वहीं पर बैठा रहता है। और भाई साहब तभी एंट्री होती है भाई शेखावत सर की, यानी कि एसपी भंवर सिंह शेखावत, जो कि अपना भेष बदलकर मजदूरों के बीच बैठा होता है, उनके साथ जंगल में जाके चंदन के पेड़ों को काटने के लिए, ताकि वो मजदूरों को चंदन की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े और पुष्पा को गिरफ्तार कर ले। वो पूरे 205 मजदूरों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। और ये बात जब पुष्पा भाऊ को पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन उस टाइम पे एसपी शेखावत नहीं होता है। पुष्पा तो सिर्फ श्रीनू को छुड़ाने आया होता है, क्योंकि उसकी आज शादी होती है। लेकिन सेल के अंदर जाके देखता है तो उसके मजदूरों को एसपी भंवर सिंह बहुत बेरहमी से मारा होता है। और फिर तब पुष्पा इंस्पेक्टर से अपने 250 मजदूरों को छोड़ने को कहता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसकी नौकरी चली जाएगी। और पुष्पा भाव किसी का नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए उन सभी पुलिस वालों को उनकी पूरी लाइफ की सैलरी और पेंशन एक साथ दे देता है। और सभी पुलिस वाले हंसते हंसते अपना इस्तीफा दे देते हैं और पैसा लेकर चले जाते हैं और उन मजदूरों को भी छोड़ देते हैं। शेखावत सर जब राउंडिंग के बाद पुलिस स्टेशन आते हैं तो पूरा स्टेशन खाली होता है, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर और ना ही कोई अरेस्ट किए हुए मजदूर। जब पूरी बात शेखावत को पता चलती है तो कैसे पुष्पा ने उन पुलिस वालों को खरीद कर अपने सभी मजदूरों को छुड़वा लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है पुष्पा पे। और फिर अगले सीन में पुष्पा एमएलए सिन्नप्पा से मिलने जाता है। वो उसकी बहुत इज्जत करता है, क्योंकि एमएलए ही उसको सिंडिकेट का लीडर बनाया होता है। फिर सिन्नप्पा पुष्पा से कहता है कि इलेक्शन पास आ रहा है और इसलिए वो सीएम से मिलने सेंट्रल मिनिस्ट्री में कोई सीट मिल जाए, ये बात करने के लिए जाने वाला है। और वो पुष्पा को भी साथ जाने को कहता है। ये बात जब पुष्पा अपनी बाई को यानी कि उसकी पत्नी श्रीवल्ली से कहता है, तो श्रीवल्ली कहती है कि सीएम के साथ एक फ़ोटो ले लेना, वो उसको सामने की दीवार पे लगाना चाहती है, ताकि वो लोगों को बता सके कि उसके पति का सीएम लोगों के साथ उठना बैठना है। और पुष्पा जब सिद्धप्पा के साथ सीएम ऑफिस जाता है और सीएम नरसिम्हा राव रेड्डी से मिलता है, लेकिन जब वो फ़ोटो क्लिक करने को कहता है तो सीएम साफ साफ मना कर देता है। वो पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है और पुष्पा को पाँव की जूती कहता है। फिर सिद्धप्पा सीएम से कहता है कि फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की पत्नी की थी, तो सीएम कहता है कि ना समझ है ये, जो अपनी पत्नी के बातों में आकर यहाँ फ़ोटो खिंचवाने चला आया। फिर सीएम दोनों को बाहर भेज देता है और पुष्पा उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहता है और बाहर इंतजार करने लगता है सिद्धप्पा का।
फिर सिद्धप्पा जब आता है पुष्पा को समझाने के लिए, तब पुष्पा उससे एक सवाल पूछता है कि अगर सिद्धप्पा आप सीएम बन जाओगे तो क्या आप भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे, मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाओगे? तो सिद्धप्पा कहता है कि नहीं रे पुष्पा, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं तेरे साथ हमेशा फोटो खिंचवाऊंगा। उसी पर तब पुष्पा कहता है कि तब तो आप छोटी मोटी की मिनिस्ट्री छोड़ो साहब, और आप सीधा सीएम बनने की तैयारी करो। ये सुनते ही सिद्धप्पा एकदम से शॉक हो जाता है कि पुष्पा, ऐसा नहीं हो सकता, सीएम बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ का खर्चा होता है। तो पुष्पा कहता है कि आप पैसों की चिंता मत करो, मैं आपको 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तो आपको ही बनना होगा। फिर पुष्पा तब सिद्धप्पा के साथ फोटो खिंचवाता है और कहता है कि ये फोटो उस दिन अपनी बाइकों को दूंगा जिस दिन आप सीएम बनकर शपथ लेंगे। पुष्पा कहता है कि आप दिल्ली जाओ और पार्टी के प्रेसिडेंट प्रताप रेड्डी से मिलो, इधर मैं सब कुछ संभालता हूँ। फिर सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी से मिलकर अपने सीएम बनने की बात करता है। तो प्रताप रेड्डी कहता है कि मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ सिद्धप्पा, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बताओ किसका हाथ है तुम्हारे कंधे पर? तभी प्रताप रेड्डी को उसके गैंगस्टर भाई सुब्बा रेड्डी का कॉल आता है और कहता है कि कोई आदमी आया है जिसने 5 करोड़ दिए हैं और वो एकदम सेठ की तरह बैठा है, क्या करना है? तभी प्रताप रेड्डी बात करने को कहता है। फिर पुष्पा अपना नाम बताता है और कहता है कि एक सुबह भेजा है तुम्हारे ऑफिस में 25 करोड़ का है। तभी पुष्पा कहता है कि सिद्धप्पा को सीएम बनाना है और प्रताप रेड्डी इस बात पे मान जाता है। लेकिन पुष्पा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होती है कि पैसों को इकट्ठा करना। लेकिन तभी पता चलता है कि पुष्पा मालदीव्स गया होता है इंटरनेशनल बायर से मिलकर डील करने, क्योंकि पहले पुष्पा 1 टन लाल चंदन 1.5 करोड़ में मुरुगन या अग्रवाल जैसे छोटे छोटे डीलर्स को माल बेचता था और ये लोग माल आगे फॉरेन मार्केट्स में बेचते थे। लेकिन इस बार वो खुद डील करने गया होता है मालदीव्स और वहाँ 1 टन का 2.5 करोड़ मांगता है। सामने वाली पार्टी मान तो जाती है, लेकिन 2000 टन माल डिमांड करती है, यानी कि टोटल 5000 करोड़ की डील। लेकिन पुष्पा सिर्फ 4900 करोड़ ही मांगता है, क्योंकि 100 करोड़ की बायर्स के हेलीकॉप्टर को लेके वो इंडिया आ जाता है और यहाँ सारे सिंडिकेट मेंबर्स का मीटिंग फिक्स करके किससे कितना माल चाहिए ये डिस्कस करता है और सारे मेंबर्स अपना अपना एरिया से माल देने को तैयार हो जाते हैं। सारे लाल चंदन को एक जगह इकट्ठा करना होता है, लेकिन उसमें से एक मेंबर की गाड़ी को शेखावत पकड़ लेता है और लाल चंदन के साथ उन लॉरी को भी आग लगा देता है और उस सिंडिकेट मेंबर को मार देता है, ताकि बाकी के सिंडिकेट मेंबर्स भी डर जाएं और एसपी शेखावत का खौफ बन जाए। और ऐसा होता भी है। सारे सिंडिकेट मेंबर्स जब श्रद्धांजलि देने गए होते हैं तो वहाँ पुष्पा नहीं होता है। मेंबर्स सब इतना डर गए होते हैं कि सिद्धप्पा से कहते हैं कि सबकी वजह पुष्पा है और पुष्पा और एसपी शेखावत की लड़ाई की वजह से सिंडिकेट मेंबर्स मर रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो पुष्पा को लीडर से हटा के वापिस से मंगल चिन्ह को बना दो, या फिर पुष्पा और शेखावत के बीच हुए दुश्मनी का हल निकालो और उन दोनों में दोस्ती कराओ, ताकि वो लोग अपना बिजनेस आराम से कर सके। ये सब सुन के सिद्धप्पा सीधे शेखावत के ऑफिस जाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो और तुमको क्या चाहिए। फिर शेखावत कहता है कि उसकी दुश्मनी किसी और से नहीं, लेकिन पुष्पा ने उसके कपड़े उतरवा दिए थे और उसकी बहुत बेइज्जती की थी, इसलिए वो पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। एंड इसलिए वो ये चाहता है कि पुष्पा सबके सामने उससे माफ़ी मांगे, और अगर पुष्पा ऐसा कर देगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और सब भूल जाएगा। तो एमएलए सिद्धप्पा सीधे पुष्पा के पास जाता है और कहता है कि शेखावत से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसी में सभी सिंडिकेट मेंबर्स की भलाई है। फिर एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें सारे सिंडिकेट मेंबर से जुड़े हुए लोग वहाँ होते हैं। पुलिस वाले आए होते हैं पुष्पा को सॉरी सुनने के लिए। वो सब देखने आते हैं कि पुष्पा झुकता है या नहीं। पुष्पा वहाँ बाद में आता तो है, लेकिन वो इतने नशे में होता है और नशे की हालत में पुष्पा शेखावत को सॉरी बोल देता है। और ये सुनने के बाद शेखावत इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो झूमने लगता है। वो एमएलए से कहता है कि अब वो सब भूल गया है, वो बीच में नहीं आएगा, लेकिन उसका कमीशन मिलता रहना चाहिए। और पुष्पा वहाँ से जाने लगता है तो उसको इतना बुरा लग रहा होता है
मानो उसको घुटन सी होती है। वो आईने में अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रहा होता है। वो कहता है कि पुष्पा आज तक कभी नहीं झुका और आज भी नहीं झुकेगा। फिर तुरंत पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और उसी पार्टी की तरफ जाने लगता है। और इधर शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ के पार्टी से घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी पुष्पा अपनी गाड़ी से जोरदार ठोकर मारता है और शेखावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में खुलेआम पेशाब करने लगता है। तभी शेखावत देखता है तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। फिर पुष्पा कहता है कि वो उसे सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। वो पुष्पा है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साहब। और तब शेखावत पुष्पा को चैलेंज करता है कि वो पुष्पा को छोड़ेगा नहीं। तभी पुष्पा भी शेखावत को चैलेंज करता है कि वो 2000 टन लाल चंदन कल सुबह 4 बजे से पहले स्टेट बॉर्डर पार कराने वाला है। और अगर एक लकड़ी तक शेखावत पकड़ लिया तो पुष्पा सिंडिकेट छोड़ के वापिस से मजदूरी करने लगेगा। और नेक्स्ट सीन में शेखावत पूरे स्टेट की हर रूट पे नाकाबंदी लगा दिया होता है। एक तिनका तक स्टेट से बाहर उसके परमिशन के बिना नहीं जाएगा। और वो एक पुल पे दारू पीते हुए इंतजार करता है। जैसे ही बोतल को फेंकता है तो नीचे नदी में पानी नहीं होता है। तुरंत वो सारी फोर्सेस को नदी वाले रास्ते पे आने को कहता है और पुष्पा भी अपने सारे ट्रक्स उसी रास्ते निकालने वाला होता है। तभी शेखावत उन सभी लाल चंदन से भरी ट्रक्स को पकड़ लेता है और एकदम खुशी से झूमने लगता है। उसके साथ साथ वहाँ मंगल शीनू भी बहुत खुश होता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि जिन लकड़ियों को लाल चंदन समझकर जब्त किया है वो केवल आम लकड़ियां हैं जिसे लाल पेंट किया गया है। पुष्पा उन सबको चकमा देके पूरे 2000 टन लाल चंदन स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करा दिया होता है और रामेश्वरम के रास्ते श्रीलंका पहुंचा देता है। यह सब जानने के बाद शेखावत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गोडाउन में जब्त की हुई सारी लकड़ियों को आग लगा देता है और खुद भी जलने के लिए वहीं रुक जाता है। लेकिन वो मरा है कि नहीं ये दिखाया नहीं जाता और मेरा मानना है कि वो बच गया होता है। वो फिर अगले सीन में दिखाया जाएगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और सिद्धप्पा सीएम बन जाता है और खाना खाने पुष्पा के घर जाता है। तो वहाँ वो पुष्पा की पत्नी शिवल्ली से कहता है कि उसकी एक सीएम के फोटो की वजह से पुष्पा ने उसे सीएम बना दिया है। और फिर नेक्स्ट सीन में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पुष्पा और उसकी फैमिली काली माता के मंदिर जाते हैं, जहाँ पे उसके सौतेले बड़े भाई मोहन मुलेटी की पत्नी और उसकी बेटी भी आई होती है। और उसकी बेटी पुष्पा को पुष्पा अंकल कहती है। तभी वहाँ पता चलता है कि शिवल्ली प्रेग्नेंट है और पुष्पा बाप बनने वाला है। और फिर पुष्पा देवी माता का रूप में जो डांस करता है वो एकदम गूज़बम्स देने वाला सीन होता है। तभी कुछ लोग पुष्पा की भतीजों को छेड़ते हैं और पुष्पा उन सबको बहुत मारता है। लिटरली गाइस वो फाइट सीन आपको देखना चाहिए। मतलब क्या सीन भाई, शानदार फाइट। तभी वहाँ मोहन मुलेटी आ जाता है और पुष्पा को बुरा भला कहने लगता है और पुष्पा वहाँ से चला जाता है। और उन लोगों को जिन्होंने उसकी लड़की को छेड़ा होता है उनका आधा सर मुंडवा के गधे पे बैठा के घुमाता है, जिस वजह से उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और मौका मिलते ही ये लोग उस लड़की यानी कि पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं और फ़ोन करके पुष्पा के बड़े भाई मोहन मुलेटी से कहते हैं कि फिरौती के तौर पे 5 करोड़ रुपए और बीच चौराहे पे अपना सर मुंडवा के टीवी पर आए, तब जाके ये लोग उस लड़की को छोड़ेंगे, नहीं तो इसके साथ बहुत बुरा काम करेंगे। मोहन की पत्नी पुष्पा से मिलने आती है और पूरी बात बताती है। तो पुष्पा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ में हाहाकार मचा देता है। उसके जितने आदमी, पुलिस फोर्स वहाँ से एक एक लोग पागलों की तरह उसकी भतीजी को ढूंढने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई होती है। यहाँ से गाइस जो सीन शुरू होता है ना, एकदम फुल पैसा वसूल टाइप, एक एक डायलॉग, एक एक क्लिप में घुस बम्स आ जाते हैं। और पुष्पा सभी न्यूज़ चैनल पे लाइव आके कहता है कि जो भी लोग मेरी बच्ची को जैसे किडनैप किया है वैसे ही उसको वहीं लाके रख दो, नहीं तो सभी को रप्पा रप्पा काटूंगा, यानी कि सबकी गर्दन एक एक करके काटूंगा। उसको पता चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि प्रताप रेड्डी के भाई का इकलौता लड़का होता है।
पुष्पा उसको कुछ भी ना करे, इसलिए सिद्धप्पा पुष्पा को समझाता है, लेकिन पुष्पा किसी की नहीं सुनता और फोन पे ही प्रताप रेड्डी को उल्टा सीधा सुना देता है और उसे कहता है कि अगर उसकी भतीजी को एक खरोच तक आई तो वो उसके भतीजे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बोलने के बाद सीधा पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और उसके बताए हुए अड्डे पे अकेला ही चला जाता है। वहाँ ये लोग लड़की के सर पर गन पॉइंट किए रहते हैं और पुष्पा के दोनों हाथ और पाँव को बांधकर बहुत मारते हैं। फिर उसकी भतीजी के कपड़े फाड़ने जाते हैं। तभी पुष्पा का जो फाइट सीन होता है, मतलब गूज़बम्प भाई, हाथ पैर बंधे हुए होने के बावजूद वो अपने दांतों से उनकी गर्दन को फाड़ देता है और प्रताप रेड्डी के भतीजे के साथ साथ सुब्बा रेड्डी को भी मार देता है और अपनी भतीजी को बचाकर घर ले जाता है। अब इसके बाद ही पुष्पा की अच्छाई देखकर उसका बड़ा भाई यानी कि मोहन मुलेटी बहुत शर्मिंदा होता है। वो माफ़ी मांगने उसके घर आता है और अपनी बेटी की शादी के पहला कार्ड उसको देता है और पुष्पा और उसके परिवार को अपने परिवार मुलेटी खानदान का दर्जा भी देता है। ये जान के पुष्पा को बहुत खुशी होती है और रोने लगता है। फिर अगले दिन अपनी भतीजी की शादी में जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे के अंतिम क्रिया करता है और किसी के आने का वेट करता है, लेकिन बस एक गुलदस्ता आया होता है जिसपे अजीब सा मास्क लगा होता है। वही सेम टाइप का गुलदस्ता मास्क वाला पुष्पा की भतीजी के शादी में भी होता है, जिसमें बॉम्ब होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक आदमी पहाड़ी पे बॉम्ब को फटता हुआ देखता है। ये वही आदमी हो सकता है जिसका बात प्रताप रेड्डी करता है। अब ये कौन है, कहाँ से है, ये जानने के लिए पुष्पा 3 का इंतजार करते हैं। तब तक गाइस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।